हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज फतेह सीरीज का डे 12 होगा और आज हम डेप्रिसिएशन के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बीच में कुछ बातें नहीं करूँगा, आपसे जो भी बात कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपका कोई लॉस नहीं है बट मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, हमें आपकी सपोर्ट मिल जाएगी अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारा चैनल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज यूज्ड बाय। तो पूछा गया है कि ह्रास का मतलब डेप्रिसिएशन का कारण क्या होता है, क्यों इसको अप्लाई करते हैं? क्या प्राइस फ्लक्चुएशन, मूल्य उच्चावचन के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है इसलिए डेप्रिसिएशन लगता है, यूज ऑफ एसेट? तो सही आंसर होगा आपका यूज ऑफ एसेट। एसेट को यूज करने से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन की बात करें, अगर आप कोई 1 लाख की मशीन खरीद कर लाते हैं तो ये हमेशा 1 लाख की नहीं रहेगी। हर साल कुछ ना कुछ की वैल्यू में कमी आ जाएगी, इसके मूल्य में कमी आ जाएगी। जो कमी आई है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द फिक्स एसेट, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल होता है जो फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट होती है उसकी वैल्यू में। ठीक है, इंटेंजिबल वैल्यू भी हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, जैसे गुडविल। अगर गुडविल कम होती है, ठीक है, अगर गुडविल कम होती है, इस पर डेप लगता है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और डेप्रिसिएशन ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन मेथड भी इसको बोलते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन द एसेट ऑफ टू 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर विल बी। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? देखिए, पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कहते हैं। देखिए, 20,000 का आपको फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना अप्लाई करेंगे आप? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका? 2,000। तो फर्स्ट ईयर में तो आ गया आपका 2,000 डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? पहली बात तो ये 2,000 कम हो चुकी है मशीन, अब आपके जो मशीन है वो है आपकी 18,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 18,000 का 10% आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 1800। ठीक है, अब 1800 इसमें कम करोगे। पहले यहाँ पे मशीन 1800 की थी, 18,000 की थी साल के शुरू में। इस पर अब डेप्रिसिएशन भी लग चुका है, कितना? 1800। तो अब आपके कितने बचे हैं? 200, 7 माइनस 1, 6 एंड देन 1। अब बची आपकी मशीन 16,200 की। अब इस पर फिर 10% ऐप लगेगा थर्ड ईयर का, तो 10% इसका कितना आएगा? 1,620 रुपये। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन, if original cost of a machine is 1,26,000 and its scrap value 6,000, what will be the amount of depreciation second year by using 10% per annum WDY method? तो WDY मेथड यूज करना है आपको। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके, ये मेथड कौन सा बताया है इन्होंने? मेथड बताया है यहाँ पर आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसकी अगर बात करें यहाँ पर कितनी तरह का होता है ये, तो देखिए इसके नाम कितने, कौन कौन से नाम हो सकते हैं। इसका डिमिनिशिंग मेथड हो सकता है, डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो सकता है। और इसको और क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम हो सकता है इसी मेथड का आपका रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और थर्ड इसका नाम क्या होता है आपका? तीसरा इसका नाम होता है रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये इसके मेथड होते हैं। अभी यहाँ पर बात हुई है हमारे डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन देखते हैं किस तरह से अप्लाई होगा। तो डेप्रिसिएशन में देखिए यहाँ पर आपको मशीन बताई गई है कि मशीन है आपकी 1,26,000 की। ठीक है, 1,26,000 की। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बुक वैल्यू इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। ठीक है, इस तरह से आप इसका रेट
डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा आपका, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,600। तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 12,600। लेकिन इसमें पूछा क्या है, सेकंड ईयर का। तो सेकंड ईयर का कैसे देखेंगे, सेकंड ईयर के लिए देख लेते हैं। देखिए सेकंड ईयर में आपकी मशीन 1,26,000 की थी, जो कि आप अब डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो 12,600 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो कितना बचा आपका, 400, और यहाँ 5 2 3, और यहाँ एक, और यहाँ 1,13,400 बची हुई है। तो अब फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाना सेकंड ईयर का। तो जब इस पर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक 10% इसका, तो ये आ जाएगा आपका 1,1,3,4,0, मतलब 11,340। तो 11,340 आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आपका द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर्स एवरी ईयर अंडर। लाभानी खाते में प्रभारित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में बदलेगी, एन्युटी मेथड में बदलेगी, डिमिनिशिंग बैलेंस में बदलेगी, या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलेगी। ऐसा एक ही मेथड है जिसमें हर साल अमाउंट जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, वरियस मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग अमाउंट आता है हर साल। तो वो किस में होता है, वो होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, ओके, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट, पर्यावरण के द्वारा में शामिल नहीं होता है। तो पर्यावरण के द्वारा क्या शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर देखें कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट जो डिग्रेडेशन होता है उसका, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है। देखिए अगर लैंड डिग्रेडेशन की बात करें एंड सॉइल इरोजन की बात करें, तो ये सब क्या है, ये तो होता है आपका एनवायरमेंट में होता है। अगर प्रॉब्लम को देखें कि एवरी ओवर ग्राजिंग और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये भी होता है। ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में। फ्लड्स की बात करें अगर, तो बाढ़ से भी क्या होता है आपका, तो बाढ़ भी इसमें आती है आपका एनवायरनमेंट में। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो एनवायरनमेंट में नहीं आता हो। एनवायरनमेंट की भी स्पेलिंग गलत है, इसको भी सही कर लेते हैं। तो सही आंसर होगा इसका आपका डी। डी, इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एनवायरनमेंट डिजनरेशन में शामिल ना होता हो। ठीक है, सभी ये तो शामिल होते हैं। तो नन ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर चार्ज होता है। और फिक्स एसेट भी कैन सी टेंजिबल, यहाँ दृश्य संपत्ति पर। तो फिक्स एसेट सही आंसर होगा आपका फिक्स एसेट, क्योंकि टेंजिबल और विजिबल, इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट होती तो सही, लेकिन यहाँ पर फिर फिक्स टेंजिबल एसेट भी होना चाहिए था। तो किस पर होता है, फिक्स एसेट पर। अब फिक्स एसेट में कौन सी होनी चाहिए, टेंजिबल। अगर ऑप्शन यही है तो आप फिक्स एसेट कर देंगे, लेकिन अगर टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट कह रहा है, फिर आपको ये इंटेंजिबल ही आंसर होगा। तो सही आंसर इसका होगा टेंजिबल, मतलब ये टेंजिबल होगा सही। तो ये जो अप्लाई होता है, ये जो टेंजिबल एसेट होती हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट, कौन सी, फिक्स टेंजिबल एसेट पर ये अप्लाई होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी होगा, क्योंकि फिक्स में तो दोनों ही आ गई ना, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी। लेकिन डेप्रिसिएशन तो चार्ज टेंजिबल पर ही हो सकता है, इसलिए हम टेंजिबल को ही राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्सोलेंस मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ ड्यू टू द फॉलोइंग। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू में गिरावट, मूल्य में गिरावट आती है मार्केट वैल्यू की वजह से, या फिजिकल वियर एंड टीयर की वजह से, या इन्वेंशंस की वजह से, या आपका पासिंग ऑफ टाइम की वजह से। तो ये होता है आपका अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण, इन्वेंशन। ठीक है, जब अप्रचलन, ऑब्सोलेंस को कहते हैं अप्रचलन। अप्रचलन में कब होता है, जब आप इन्वेशन इन्वेंशन कर देते हैं, नया हो जाता है, नया नई चीज आ जाती है पुराने की जगह, तो वो क्या हो जाती है, ऑब्सोलेंस हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है, वो प्रचलन में नहीं रहती है। वो एसेट तो प्रचलन में नहीं रहती, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट डेप्रिसिएशन मेथड।
आपको देखना है डेप्रिसिएशन के कौन सा मेथड नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, सम ऑफ यूनिट मेथड या रिप्लेसमेंट मेथड। तो अगर यहाँ पर बात करें, ह्रासित प्रतिफल पद्धति कोई नहीं होती है। डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पर देखें हम कि कौन कौन सी मेथड होते हैं, देखिए एक होती है आपकी स्थायी प्रभाग पद्धति, एक होती है क्रमागत पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति, ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, कार्यक्षमता घंटा प्रणाली, प्रतिस्थापन लागत विधि और मिश्रित ब्याज प्रणाली। ये 10 आपकी ह्रास की मेथड होता है, लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि ह्रासित प्रतिफल पद्धति। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 10,000 रुपये में क्रय की गई थी और इसका संभावित जीवन काल 3 वर्ष था तथा इसके जीवन काल के अंत में इसका पुस्तकीय बाजार मूल्य 1,120 था। यदि ह्रास की गणना ह्रासित शेष पद्धति के आधार पर की जाती है तब ह्रास की दर क्या होगी? तो ह्रास की दर निकालने के लिए आपको कौन से मेथड की बात कर रहा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपका फॉर्मूला पहले देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप नोट कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूला जरूरी होता है। देखिए, आपको अगर रेट निकालनी है, ठीक है, अगर आपको रेट फाइंड करनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और वो भी डिमिनिशिंग मेथड में, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। 1 - 100, और यहाँ पर हो जाएगा आपका n, और यहाँ पर आपका S - C, और इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको 1 - अब आप देखेंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है यहाँ पर। अगर स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो स्क्रैप वैल्यू होगा, और C फॉर कॉस्ट हो गया, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2151। ये है आपकी 5,120, और उसके बाद C फॉर कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, मशीन कितने में लाए हैं आप? 10,000 में, और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटू 100। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, कट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर n, n की वैल्यू, n भी तो था, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? तो n होता है नंबर ऑफ ईयर जो आपको लाइफ दी होती है। तो इसकी लाइफ कितनी दी गई थी? 3 साल। तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। अब आप इनके पेयर कर लीजिए, 512 और 1,000 के, तो कितने बैठेंगे आप? तो ये आपका रूट बन जाएगा 1 और अंदर अंडर रूट की बात करें तो यहाँ बन जाएगा 8 × 8 × 8, और नीचे आपका 10 × 10 × 10। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कितना है? 3, और बाहर है आपका 100। तो ये एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 8 अपॉन 10 और इंटू 100। अब यहाँ पर 10 × 1 = 10, -8 करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ, 2/10, और इंटू बाहर 100 है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10, और 10 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 20, तो क्या आ जाएगा आपका 20%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगी यहाँ पर वो 20% होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फुल्ली पेड अप शेयर 80,000 आर इशूड टू वेंडर, कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 60,000, द बैलेंस ऑफ द 20 विल बी। देखिए, आपने किसी से 80,000 रुपए की कोई एसेट परचेज की है, ठीक है, 80,000 रुपए की, और उसको फुल्ली पेड अप ऑफ 80,000 शेयर इशूड वेंडर टू कंसिडरेशन नेट एसेट। आपने 60,000 रुपए की, ठीक है, 60,000 रुपए की एसेट खरीदी थी, लेकिन बदले में क्या दिए हैं? बदले में आपने 80,000 रुपए के क्या दिए गए हैं? 80,000 रुपए के जो दिए गए हैं वो शेयर दिए गए हैं। तो ये जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपए का, ये क्या होगा? क्या डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, गुडविल या डेबिट होगा गुडविल अकाउंट में, या क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, या क्रेडिट होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट में? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है आपका गुडविल, तो ये गुडविल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल पहले की बात है, एक पुरानी मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी थी, और मई
इंग्लिश में देखते थोड़ा। परचेज बाय बी, बी ने खरीदी थी 1 लाख की, एंड इट वॉज कम्प्लीटली रिपेयर्ड बाय द स्पेंडिंग 10,000, 10,000 उस पर और भी आपने इस पे खर्च किए थे। देयर वॉज ऑल्सो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000 का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी है। तो कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर, 6 साल के शुरू में, इट वॉज सोल्ड 60,000 और इसको 60,000 में बेच दिया। प्रॉफिट एंड लॉस सेल विल बी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा आपका, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जो मशीन ये खरीदी गई थी, ये खरीदी थी आपने 1 लाख की, प्लस इस पर आपने रिपेयर भी कराया था। तो रिपेयर कराया था आपने 50,000, इस पर खर्च कर दिए थे 50,000। ठीक है, तो 50,000 आपने इस पर एक्यूमुलेट, अच्छा ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। खर्च कितने किए थे इस पर, इसको रिपेयर कराने में कितने खर्च किए थे, रिपेयर कराने में आपने खर्च किए थे इस पर 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये और ऐड कर देते हैं। अब आपको जो मशीन मिल गई है, ये मशीन जो पड़ी वो थी आपकी 1,10,000 की। अब आज तक एक्यूमुलेटेड मतलब आज तक जो इस पर डैप लगा है, जो आज तक घिसी है, वो 50,000 रुपये है। अगर इसकी घिसावट हटा दें, डेप्रिसिएशन हटा दें, तो कितने की बची फिर ये, 50 कम कर दीजिए आप, तो कितने की बची, 60,000 रुपये की बची। तो आज आपकी मतलब 6 साल, छठी साल के शुरू में जो कीमत है मशीन की वो कितनी है, 60,000 की, और इसको 60,000 रुपये में ही बेच दिया गया। तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 60,000 की मशीन बच रही थी, 60,000 में बेच दिया। तो ना ही कोई लॉस है और ना ही कोई हानि है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following depreciation method would be most suitable for the coal mining? जो कोल माइनिंग होती हैं, कोयले की खान होती हैं, तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त पद्धति होती है वो कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है। सबसे उपयुक्त पद्धति होती है आपकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेथड मतलब अवक्षय विधि। कौन सी होती है, अवक्षय विधि होती है सबसे ज्यादा उचित जो होती है, अवक्षय, आपको याद रखना है अवक्षय विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक मशीन परचेज की गई थी, एक मशीन परचेज की गई थी 1 जनवरी 1999 को। ठीक है, तो परचेज कितने में की थी, परचेज की थी आपकी 1 जनवरी 1999 में आपने इसको खरीदा था। और खरीदने के बाद इसको पर क्या है, ह्रासमान का उसका अवमूल्यन 10% की दर पर किया गया था। और इसे 31 मार्च को जब इसका मूल्य 67,129 था, बेच दिया गया। तो इसका मूल्य 1 जनवरी 1999 को क्या था। ठीक है, ये पूछा है कि इसका मूल्य क्या था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा मेथड भी बताएं, तो आप ऑप्शन से भी इनको सोल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन से भी आपका काफ़ी समय बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करके देख सकते हैं, आप इसको ऑप्शन के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन जो भी करेक्ट बैठेगा, करेक्ट कैसे बैठेगा, आप ऑप्शन, ऑप्शन करेक्ट बैठेगा कि जब आप एक ऑप्शन लेंगे और उसको डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट भी कैसे करेंगे, पहली साल का 10% कम कर देना, फिर जो बच कर आए फिर 10% कम कर देना। तो देखना किसमें 67,129 आ रहा है, वही सही अमाउंट होगा। शॉर्ट मेथड यही है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे किससे, 90,000 ले लीजिए। 90,000 पर आप पहले सोल्व करके देखेंगे, 10% डैप लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें फिर 10% लगाना है बचकर, इसी तरह से आप 85 को लेके चलेंगे। तो इसी तरह से आप 82 को, तो आपका सही आंसर जो यहाँ पर आ जाएगा वो, जब आप 85 को सोल्व करेंगे, 85 लेकर 85,000 का पहले 10% कितने महीने का निकालना है आपको डेप्रिसिएशन, पहले निकालना आपको 3 महीने का, क्योंकि मशीन कब खरीदी थी, 1 जनवरी को। तो इसको 3 महीने का निकाल कर इसमें से आप माइनस करेंगे। ठीक है, फिर जो बच कर आएगा फिर उस पर 10% ऐप लगाएंगे पूरी साल का, और उसके बाद फिर 1 जनवरी तक का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या आ जाएगा, 85,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको करके देखना, उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं इसको कमेंट में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो एक मशीन एक एक 2000 को 1,20,000 की लागत पर खरीदी थी, और उस पर जो हिरास का मूल्य था उसका मूल्यन 15% हो रहा था दर पर, इसे 31 मार्च को 80,000 रुपये पर बेच दिया गया। तो इसे कितनी हानि हुई, देखो एक ये 1 जनवरी 2000 को जो खरीदी थी, 1,20,000 रुपये में खरीदी थी।
15% इस पर क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है। और अगर मेथड देखें तो कौन सा मेथड पर हो रहा है, डेप्रिशिएट डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, कह रहे हैं इट्स डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड एट डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पर हो रहा है। तो देखिए आज मशीन आपकी 1,20,000 की है। इस पर कब खरीदी है, 1 जनवरी को। ठीक है। तो जब ये 1 जनवरी को खरीदी गई है तो इस पर डैप कितना लगता है, 15%। ठीक, तो इस पर आप डैप लगाएंगे 1 लाख का। डैप कितना लगाएंगे आप, 15% पर कितना डैप लगेगा। देखिए जनवरी की बात हो रही है और आपको कहाँ तक लगाना है, 31। 15% लगाएंगे। देखिए कैलेंडर ईयर है क्योंकि यहाँ ये जनवरी की बात कर रहा है। तो 1,20,000 पर जब आप डैप लगाएंगे और वो डैप आपका कितना होगा, 15%। तो 15% डैप कितना आएगा इसका, 15% आपका डैप आ जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000। जब आप 18,000 को इसमें से कम करोगे तो उसके बाद भी 1,02,000 की मशीन फिर बच रही है। अब 1,02,000 पर फिर 15% का डैप लगाएंगे तो 15% डैप कितना होगा इस पर, 15,300। उसके बाद कितने की बचेगी एसेट आपकी, 86,700 की एसेट फिर बची, दो बार डैप डैप लगने के बाद। फिर तीसरी ईयर आप क्या करेंगे, 3 महीने का केवल डैप लगाएंगे और वो 3 महीने का इसका जो डैप होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, वो होगा 3,251। और इसको माइनस करने के बाद जो मशीन बचेगी वो बचेगी 83,449 की। ठीक है, इतने की मशीन बची। अब इसको 80,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया आपका, 80,000 में इसको बेच दिया गया है। तो विक्रय मूल्य पर हानि क्या होगी, देखिए ह्रासरित मूल्य क्या है आपका, आपका ह्रासित मूल्य है आपका 83,449। तो देखिए आज आपकी कीमत जो है ये है 83,449। और इसको कितने में बेच दिया, 80,000 में इसको बेच दिया। तो कितने का इस पर फायदा हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ इस पर, या हानि हुई, हानि हो गई क्योंकि 83 की तो थी, 80 में बेच दी तो हानि कितनी हुई, 3,449 की हानि हो गई। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द बेस्ट पॉलिसी डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पर खनिज जमाव की दशा में बात हो रही है, जो खनिज में काम आती हैं। है, तो जो खनिज में काम आती है मिनरल्स में, उनके लिए यानी खनिज जमाव की दशा में ह्रास की सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सी है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका जीरोइंग, मतलब शून्यकरण विधि इसके लिए उपयुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 1,187 में क्रय की गई थी और इस पर 10% की दर से इसका मूल्य अपलिखित किया गया, मतलब डैप लगा। और 1/1/1990 को इस मशीन का अपलिखित मूल्य घटने के बाद 13,122 है। और इस मशीन की जो लागत थी 1,187 को पूछी गई है कि 1,187 को इसकी कितनी थी। तो वही करेंगे आप, एक्स मान लेंगे, एक्स का फिर 10% निकालेंगे, एक्स में से माइनस करेंगे। माइनस करते करते आप कब आ जाएंगे, इस डेट को आ जाएंगे जिस डेट में आपकी 13,122 की मशीन दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद और अगर इसका दूसरे मेथड से करना है तो मैं आपको दूसरा भी मेथड बता देता हूँ। देखिए एक्स मानकर सभी करते हैं, आज बिना एक्स के भी कर लेते हैं। देखिए लास्ट में जो इसकी जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू मतलब 1 जनवरी, चेंज कर लेते हैं, जो 1 जनवरी 1989 को वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है मशीन की 13,122 घटने के बाद। तो हम इसे घटने से पहले कितने की थी, मतलब 100/90 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 14,580। इतने की मशीन थी। और फिर दोबारा से यही करेंगे, इस 14,580 पर मल्टीप्लाई करेंगे 100/90 की। तो अब की बार आपका जाएगा 16,200। ठीक है। अब 16,200 पर फिर दोबारा से 100/90 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके आपकी जो आएगी 3 साल पहले वो आ जाएगी 18,000। इसका मतलब कितने की थी ये थी आपकी 18,000 की मशीन थी 3 साल पहले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। क्योंकि आपको 3 साल की बात हुई है तो आप 3 बार इसको 100/90, 100/90, 100/90 कर लेंगे। ठीक है, ये भी मेथड है कि इसका, इससे भी आपको अच्छा लगे तो आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइनल बैलेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन रिडक्शन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जो फाइनल अमाउंट आता है आपका, ठीक, इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? स्थानांतरित मतलब कर दिया जाता है। और कौन से का पूछा है आपसे? यहाँ पूछा है आपके, अगर हिंदी में देखें तो मूल्य ह्रास शोधन कोष। मूल्य ह्रास शोधन कोष जो होता है, इसके खाते का जो अंतिम शेष होता है, वो कहाँ पर स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपका जनरल रिजर्व में, या कैपिटल रिजर्व में, या एसेट अकाउंट में, या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी सही होगा। कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट में कर दिया जाता है सेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट फंड इज, लागत ह्रास कोषों की लागत होती है। जो लागत ह्रास कोष है, उनकी क्या लागत होती है? ह्रास कोषों की लागत जो होती है, वो स्पष्ट होती है, एवरेज होती है, औसत होती है, या आपका अवसर लागत होती है। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, स्पष्ट लागत होती है, या आपकी अवसर लागत होती है, या औसत, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका स्पष्ट लागत होती है, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है। कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट फंड की जो होती है लागत, ह्रास कोषों की जो लागत होती है, वो स्पष्ट होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है? मौलिक दर पर बना रहता है मतलब कि उसकी संपत्ति में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, आजीवन उसका सेम ही रहता है। तो वो होता है आपका पुनः मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, क्या होती है वो? पुनः मूल्यांकन पद्धति में ऐसा होता है कि आजीवन भर संपत्ति का जो मूल्य है वो बना रहता है, आपका जो भी मूल्य है वो बना रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल, किस संपत्ति पर ह्रास अनुमान्य है? तो ह्रास कौन सी संपत्ति पर लगता है? क्या आपकी कैटल पर, टी प्लांट पर, पेटेंट पर, गुडविल पर? तो ये जो अप्लाई होता है, ये होता है अनुमान्य आपका सी, गुडविल ऑफ द ट्रेड, ट्रेड के गुडविल पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीज पर ली गई संपत्ति पर सामान्यतः ह्रास लगाया जाता है। अगर लीज पर संपत्ति ली जाती है, तो उस पर कौन सा, ठीक है, कौन सी पद्धति से आप उस पर अप्लाई करेंगे ह्रास? क्या पूछा है? लीज पर। ठीक है। तो लीज पर कौन सा होना चाहिए? तो इसके लिए जो उपयुक्त होता है, लीज पर अगर आप एसेट को ले रहे हैं, तो वो होता है एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। ये आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्सेज ऑफ फंड, निम्नलिखित में से कौन सा कोष का स्रोत नहीं है? तो कोष का स्रोत कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। मतलब पहला, मशीन का किराया कोष का स्रोत नहीं है। देखो, कोष का स्रोत का यहाँ मतलब क्या है? ये आपका सोर्सेज का मतलब ये है कि कैश कहाँ से नहीं आता है। आपको कैश को देखना है, कैश कहाँ से नहीं आता है। तो क्या मशीन खरीदने से कैश आएगा? जाएगा, जाएगा, यहाँ से तो नहीं आता कैश। ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, ऑप्शन यही हो जाएगा, कैश यहाँ से नहीं मिलता है परचेज करने से। लेकिन अगर आप साल के बीच में प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा मिलेगा। या इशू कर रहे हैं शेयर, तो भी पैसा मिलेगा। लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, तो भी मिलेगा। लेकिन एक ऐसा बस ये परचेज करना है जिसमें पैसा मिलता नहीं है, उल्टा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन आर रेट मेथड, इसकी बात हो रही है। मशीन आर रेट मेथड, तो मशीन आर रेट मेथड ह्रास लगाने की मशीन घंटा दर उपयोग होता है जब, कब होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका आउटपुट कैन बी इफेक्टिवली मेजर, या यूज ऑफ एसेट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ टाइम, जब ऑप्शन बी ही सही होगा, संपत्ति का प्रयोग समय के संदर्भ में मापा जा रहा है। ठीक है। तो तब आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे ह्रास लागन की मशीन घंटा दर को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज इन द रिलेशन, रिक्तीकरण, बात किसकी हो रही है आपके? रिक्तीकरण की बात हो रही है।
तो रिक्तीकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन देखें, फिक्स एसेट, वेस्टिंग एसेट, करंट एसेट या आपका इंटेंजिबल एसेट। तो सही आंसर होगा इसका बी, वेस्टिंग एसेट। तो जो वेस्टिंग एसेट होती है तो वहां पर यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसका पर्पज क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे, रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट टू द लेवल ऑफ द दियर मार्केट वैल्यू एवरी ईयर, मार्केट वैल्यू तक फिक्स एसेट का मूल्य किया जाता है घटाकर, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, नहीं। सेव द इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, नहीं। इनकम टैक्स के लिए भी नहीं। संपत्ति को जितना जल्दी संभाव्य हो शून्य मूल्य तक कम करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ओवर द दियर वर्किंग लाइफ, तो ये होगा कि संपत्ति की लागत को उसके कार्यशील जीवन पर आवंटित करना। मतलब अगर 10 साल 10 लाख रुपए की आप मशीन खरीद कर लाए हैं और 10 साल चलनी है तो उसको डिवाइड किया जाता है कि 1 साल में कितनी चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड इज डेप्रिसिएशन इज सजेस्टेड फॉर कोयल माइन, कोयल माइन की अगर बात करें तो कोयले के लिए कौन सा मेथड होता है? अभी ये दोबारा आया है ना, अभी एक बार और पूछा था यही क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा डेप्लीशन मेथड। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, डेप्लीशन मेथड उचित होता है किसके लिए? कोयला खदानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी जनरली डेप्रिसिएटेड बाय, तो लीज होल्ड जो होती है वो संपत्ति हिरासित होती है जनरली किसके द्वारा? आपका एन्युटी मेथड के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट किस संपत्ति की लागत अवशिष्ट मूल्य तथा कार्यशील जीवन काल की 10,000 और 1,000 है। मूल्य 10,000 और कार्यशील जो जीवन काल में लास्ट में उसका अवशिष्ट मूल्य होगा 1,000 तथा 3 वर्ष है उसकी जीवन काल। प्रथम वर्ष में संपत्ति पर योग विधि के अनुसार ह्रास की राशि कितनी होगी? तो ह्रास की राशि पूछिए और वो भी किसके संदर्भ में पूछिए? योग विधि के अनुसार। तो वर्षों की संख्या कर लेंगे आप, इसमें क्या करते हैं, वर्षों की संख्या 3 + 2 + 1, क्योंकि 3 साल की गई थी। तो कितना आएगा आंसर? 6 आएगा। अब हमें देखना है फर्स्ट ईयर जो संपत्ति की लागत होगी वो कितनी होगी। फर्स्ट ईयर डेप, डेप फॉर फर्स्ट ईयर। तो डेप फॉर फर्स्ट ईयर आपका होगा, कॉस्ट जो है मशीन की उसको लिखेंगे, कॉस्ट माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है उसको लिखेंगे, और इनटू ये जो आए हैं आपके टाइम आया है तो इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल और टोटल नीचे 6। ठीक है, इसको देखेंगे अब आपका कितना था, ये 10,000 की मशीन खरीदी थी और इसमें से 1,000 रुपये कम कर देते हैं अवशिष्ट मूल्य, और यहाँ पर 3/6 होगा। तो 10,000 में से एक जाएंगे, 9,000 बचेंगे। 9,000 का आप 3 6 करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो उसे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना जाएगा आपका? 4,500 रुपये। तो आंसर क्या होगा आपका? 4,500 रुपये सही होगा। हिरास की राशि आपकी 4,500 होगी। ठीक है, ये कौन सा किसके अनुसार क्या है? प्रथम वर्ष की बात की गई है योग विधि से। तो योग विधि में हम क्या करते हैं, ईयर की बात कर लेते हैं। 3 साल है तो 3 2 1, 4 साल है 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मेथड इन विच मेथड डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट डेबिटेड विद इंटरेस्ट, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें इंटरेस्ट को भी डेबिट किया जाता है? ठीक है, ब्याज हिरास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति खाते को ब्याज खाते से डेबिट किया जाता है? तो कौन सा मेथड है? सम ऑफ ईयर है या आपका एन्युटी मेथड है? ये होता है आपका एन्युटी मेथड होता है। ठीक है, जिसमें आपके ब्याज को भी डेबिट किया जाता है वो होता है आपका एन्युटी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द पेटेंट कॉपीराइट गुडविल इज कॉल्ड, देखिए अगर आपका गुडविल पेटेंट जितने भी इंटेंजिबल एसेट है इनकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये भी एक तरह से हिरासी है, मूल्य में कमी ही है, लेकिन कब? जब आप मूल्य लगा जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस एसेट पर जो आपको दिखाई ना देती हो, तो वहां पर आपका अमोर्टाइजेशन होगा, और जो दिखाई देती है उस पर डेप्रिसिएशन होगा। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। इससे ही हमें आपकी सपोर्ट
मिल जाती है। तो हमें हमारी सपोर्ट के लिए आप चैनल